वैदिक आर्यों का आगमन और भारत में उनका प्रसार, और आज हम उनकी राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि आर्य भारत में आए तो सबसे पहले जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। अफगानिस्तान से आए थे और सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। धीरे धीरे कर वो सप्त सिंधु प्रदेश से अंदर की तरफ आए और उन्होंने आर्यों ने जो है वो ऋग्वैदिक और उसके बाद के काल में गंगा यमुना दोआब और इधर जो है वो कश्मीर से लेकर विंध्याचल पर्वत तक और राजस्थान से लेकर बंग प्रदेश तक जो है वो अपनी बस्तियां बसाते थे। लेकिन आर्य जो है वो इस विस्तृत भूभाग पर फैले हुए थे, लेकिन एक संगठित इकाई के रूप में नहीं थे। अलग अलग जन में विभाजित थे और ये जन अक्सर आपस में जो है वो संघर्ष करते रहते थे, आपस में इनके लड़ाई होती रहती थी और इनमें जो है वो आपस में भी युद्ध चलता था और जो अनार्य जातियां थी उनके साथ भी इनका युद्ध चलता रहता था। ऋग्वेद के अंदर प्राय 20 से 22 जनों का उल्लेख मिलता है कि ऋग्वेद के समय में कम से कम 20 जो है वो प्रकार के जन उस समय थे, जिसमें कि पॉपुलर या हम ये कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जन थे, जिसमें भरत, अनुस, मत्स्य, द्रुहु, यदु, पुरु, तुर्वस ये विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। मतलब ये उस समय के फेमस जो है वो जन थे। और ब्रह्मवत में भरत, जो आधुनिक जयपुर वगैरह है, भरतपुर वाला क्षेत्र जो है इसमें आता होगा। अब उस काल में हमें युद्धों के बारे में भी पता चलता है और ये हमें मालूम है कि आर्यों ने सर्वोच्च सत्ता की स्थापित करने के लिए आपस में लड़ाई की थी। और उस समय जो है वो दाशराज्य जो है वो उसका, या इसको कि अगर हम ट्रांसलेट करें तो 10 राजाओं का युद्ध की जानकारी हमें मिलती है। और राजा सुदास ने विश्वामित्र को अपने पुरोहित पद से हटाकर जो है वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना दिया। इस बात पे लेकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है वो राजा सुदास जो है वो विजयी हुआ। तो इस तरह की जो है वो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि आर्य जो है वो अक्सर संघर्षरत रहते थे, आपस में भी जन जो है वो युद्ध करते रहते थे। राजनीतिक कारणों से भी जो है ये युद्ध और सत्ता के लिए भी युद्ध होते रहते थे। अब उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है वो सप्त सैंधा क्षेत्र से होते होते जब वो गंगा यमुना दोआब में आ गए तो वहाँ पर उनकी जो है वो संस्कृति विकसित हुई। और शतपथ और ऐत्रेय ग्रंथ में भी जो है इसकी हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि आर्यों ने जो विंध्याचल के जो संघन वन थे उनको काटकर जो है उन्होंने बस्तियां बसाई और दक्षिण में विदर्भ तक का जो है हमें उल्लेख मिलता है। और दक्षिण भारत में वैदिक सभ्यता के प्रचार प्रसार का श्रेय जो है वो विश्वामित्र और ऋषि अगस्त्य और परशुराम को जाता है। तो आर्यों ने धीरे धीरे कर दक्षिण तक भी जो है वो अपना प्रचार प्रसार कर दिया। तो मूल में जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है और उसके बाद सप्त सिंधु, उनका महत्व घट गया और जैसे जैसे भारत के अंदर आते गए तो गंगा यमुना दोआब जो है वो महत्वपूर्ण हो गया। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के जो 5 प्रसिद्ध जन थे वो जो है अपना गौरव उनका समाप्त हो गया था और पुरु और भरत राजवंश जो है उसका विलय हो गया और उसका नया नाम जो है वो पुरु रखा। और पुरु बहुत शक्तिशाली जो है जन हुआ और पांचाल के साथ जो है वो उनका मैत्री बंधन हुआ।
और इसमें जो ये कुरु थे ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर उत्तर वैदिक काल में आए थे। जावली, परीक्षित, जन्मेजय ये जो है वो कुरु वंश के फेमस जो है वो शासक हुए थे। और उस समय के अन्य जो महत्वपूर्ण जन थे गांधार, केकय, मद्र, काशी, अवंती, अश्मक, राष्ट्र, मूलक, कौशल आदि ये जो है वो अंग, ये सारे के सारे उस समय के महत्वपूर्ण जो है वो जन थे, शक्तिशाली जन थे। अब वैदिक काल के अंदर जो है वो राजनीतिक संगठन किस प्रकार का था। सभ्यता जो है वैदिक की ग्रामीण थी, लेकिन धीरे धीरे कर बड़े नगर बस गए। कुरु वंश जो है वो उस समय का बहुत ही शक्तिशाली वंश था। और आगे चलकर हम जो महाभारत पढ़ते हैं उसमें जो है वो कुरु वंश की ही कहानी लिखी गई है। वैदिक काल में जो सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो कुटुंब होता था, परिवार। और सबसे छोटी परिवार में नेचुरली उस समय जॉइंट फैमिली सिस्टम था। जो है वो जो मुखिया होता था परिवार का, उसके माता पिता होते थे, भाई बहन होते थे, उसकी खुद की संतान होती थी। तो मूल जो उस समय परिवार का जो यूनिट था, समाज का यूनिट था, वो परिवार या कुटुंब। कुटुंब के ऊपर जो है वो ग्राम होता था या गांव। तो कई सारे कुटुंब जब एक स्थान पर रहते थे तो उसको जो है वो ग्राम कहा जाता था, या हम आधुनिक जो है वो भाषा में गांव कहते हैं। ग्राम का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो ग्रामणी जो है वो कहलाता था। अब ये जानकारी नहीं है कि ग्रामणी का पद जो है वो वंशानुगत होता था या नए जो है वो ग्रामणी चुने जाते थे लोगों द्वारा, या क्या व्यवस्था थी इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। फिर कुटुंब, कई सारे कुटुंब, गांव, ग्राम, कई सारे ग्राम जो है वो विश बनते थे। और विश का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो विशपति कहलाता। विशपति, विश और विशपति, तो कुटुंब, ग्राम और विशपति, और कई सारे विश मिलकर क्या बनते थे, जन। तो जन से छोटा होता था विश से छोटा होता था ग्राम, और ग्राम से छोटा होता था कुटुंब। तो इस प्रकार से कुटुंब जो है वो इस व्यवस्था का सबसे छोटा जो है वो छोटी कड़ी थी। और कई सारे इस तरह के जो विश बनकर मिलते थे उनको जन कहा जाता था, या हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र जो है उनको कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में जन जो है वो बहुत ही छोटे और प्राय अनुपस्थित होते थे। और धीरे धीरे कर जब ये आर्यों ने अपनी स्थायी बस्तियां बसानी शुरू की, जब इनको सब कुछ अपने अनुरूप मिला, तो इन्होंने जो है वो मकड़ होने वाला अपना प्रभाव छोड़ दिया, स्वभाव छोड़ दिया, और स्थायी जो है वो बस्तियां अपनी बसाने लगी। और उस आधार पर जो है ये जन कहता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब राज्यों का निर्धारण भौगोलिक जो है वो आधार पर होने लगा, और जो जन का स्वामी होता था उसको पहले की भांति जो है वो राजा ही कहा जाता था। और जन जो है वो कई जन अत्यधिक शक्तिशाली थे और कई जन जो है वो छोटे भी होते थे। अलग अलग तरह के जो है वो उस समय जनते पर ये मूल जो है वो आर्य काल की राज्य व्यवस्था है। धन्यवाद।